नमस्कार साथियों, गिनीज एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने जो हमारे अक्टूबर मंथ की जो सीरीज चलने लग रही है क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर्स की, उसका पार्ट 3 करेंगे। और उम्मीद करूंगा साथियों आपको पार्ट 1 और 2 दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। तो ठीक है साथियों, समय ज़्यादा ना खराब करते हुए जल्दी से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आसियान दिवस कब मनाया जाता है? आपके आगे चारों ऑप्शन है, इनमें से देख लीजिए। आंसर मैं बाद में बताऊंगा, तब तक आप खुद भी आइडिया लगाइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए साथियों, आसियान दिवस जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी थाईलैंड के अंदर सन 1967 में। और उस समय 5 सदस्य राष्ट्रों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। वो 5 सदस्य राष्ट्र हैं, वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर। इन 5 सदस्य राष्ट्रों के साथ थाईलैंड में 1967 में आसियान सम्मेलन की स्थापना की गई थी। अब साथियों, ये मनाया किस दिन जाता है? तो उसका आंसर होगा 8 अगस्त। 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में 5 सदस्य राष्ट्रों के साथ आसियान जो संगठन बना था, इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो है जकार्ता में। जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया के अंदर इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा जो आज का सेकंड क्वेश्चन है वो है, पहला शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? देखिए साथियों, यहां पर पहला शिखर यानी कि मैं यहां लिखूंगा पहला आसियान का शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ। देखिए साथियों, जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 24 फरवरी 1976 में। और 1976 में यह हुआ था इंडोनेशिया के बाली नामक स्थान पर। 24 फरवरी 1976 में इंडोनेशिया के बाली नामक स्थान पर आसियान का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और जो मेजबानी करी थी उस समय, जो पहले उसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी थी, वो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वो थे सुहार्तो। सुहार्तो ने इस सम्मेलन की मेजबानी करी थी। और इस सम्मेलन के अंदर साथियों एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जो थी बंधुत्व तथा आपसी जिस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वो थी बंधुत्व तथा आपसी सहयोग के ऊपर। तो साथियों, इसी के साथ आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पहला शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था, वो हुआ था बाली, इंडोनेशिया में, जहां के राष्ट्रपति थे सुहार्तो, 24 फरवरी 1976 को। और जहां पर एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो थी बंधुत्व और आपसी सहयोग के ऊपर। तो साथियों, अब जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, आसियान के वार्ता साझेदार जो डायलॉग पार्टनर कंट्रीज हैं, उसमें किस नए देश को शामिल किया गया है? पहले मैं डायलॉग पार्टनर कंट्रीज कौन है इनके बारे में बता देता हूं। देखिए साथियों, आसियान के 10 देशों के साथ वर्ल्ड के 10 देश और जोड़े हुए हैं, जो इस सम्मेलन के अंदर डायलॉग पार्टनर का मतलब रोल निभाते हैं। और जितने भी आसियान के देश हैं वो डायलॉग पार्टनर कंट्रीज के साथ 1 बाय 1 अपना जो रिलेशन है उसको अच्छे से बिल्ड करते हैं कई क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सैन्य विभाग के अंदर। अभी जैसे लेटेस्ट कोरोना के उसमें चल रहा है, तो कोरोना को लेकर भी जो आपसी सहयोग एक दूसरे के साथ किए जा सकते हैं वो। और इस बात को इस तरीके से बोला जा सकता है कि आसियान +1 यानी कि 1 जो डायलॉग पार्टनर कंट्री है, आसियान के 10 देश और डायलॉग पार्टनर कंट्री 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ आपस में बातचीत करते हैं और कई मुद्दों पर
आपसी सहयोग और सहमति बनाते हैं। जो ये डायलॉग पार्टनर कंट्रीज है ये इस टाइम 10 है, लेकिन एक नए देश के शामिल होने के साथ ही ये कंट्रीज हो जाती हैं 11। तो वो जो 10 देश हैं उनका नाम है, तो साथियों वो 10 देश हैं भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ, रूस। और अब जो 11वां देश इसमें शामिल होने जा रहा है वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की अनाउंसमेंट इस बार हो चुकी है, और जो अगला 2022 में जो कंबोडिया में होने वाला सम्मेलन है उसके अंदर अब डायलॉग पार्टनर देश जो शामिल होंगे वो होंगे 11। देखिए साथियों, जो डायलॉग पार्टनर के रूप में अगर मैं अब भारत की बात करूं, हमारे देश की, तो सन 1992 में भारत इस संगठन का हिस्सा बना था, और अब सन 2022 के अंदर भारत को 30 साल इस संगठन से जुड़े हुए हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये 30 साल पूरे होने की वजह से भारत सन 2022 को आसियान भारत मित्रता दिवस के रूप में मनाने वाला है, मित्रता वर्ष के रूप में मनाने वाला है। और इसका एक कारण और भी है कि सन 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। तो साथियों इसी के साथ मैं एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा कि जो ये आसियान सम्मेलन के जितने भी देश थे, आसियान संगठन के, इन्होंने भारत को स्पेशल थैंक्स बोला है कि जो कोरोना पैंडेमिक टाइम में भारत ने इन देशों में वैक्सीन पहुंचाकर और अदर इक्विपमेंट्स पहुंचाकर जो मदद करी है उसके लिए इन्होंने बहुत तहे दिल से नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। तो साथियों इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं इस क्वेश्चन की, और अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान किस देश में है? देखिए साथियों, जो ये गोबी रेगिस्तान, पहले तो गोबी देख लीजिए, वो खाने वाली गोभी नहीं है, इसका अर्थ होता है, ये जो शब्द है, चलो मैं पहले आपको आंसर ही बता देता हूं। तो जो गोबी रेगिस्तान है वो है मंगोलिया के अंदर। कहां पर है साथियों? मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान है। तो देखिए जो गोबी है ये मंगोलिया के अंदर, इसका मतलब होता है जल रहित स्थान, जहां दूर दूर तक चारों तरफ पानी है ही नहीं अवेलेबल। और दूसरी बात यह साथियों, रेगिस्तान का मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ रेत ही रेत है। जो ये गोबी रेगिस्तान है इसमें रेत से भी ज्यादा जो सूखा एरिया है वो है बड़ी बड़ी चट्टानों का। वहां पर बिल्कुल ऐसी चट्टान है जहां पर कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई पानी का कोई स्रोत नहीं, और चट्टानों और रेगिस्तान के साथ जो मिलकर कॉम्बिनेशन ज्यादा क्वांटिटी इसी की है, ये गोबी रेगिस्तान बनता है। दूसरी चीज ये साथियों, जो गोबी रेगिस्तान है ये चीन के अंदर भी है और ये मंगोलिया में भी है, मगर इसका आंसर मंगोलिया इसलिए है क्योंकि जो अधिकांश क्षेत्र है वो मंगोलिया के अंदर शामिल है। उसमें से कुछ एरिया चीन के अंदर भी शामिल है, मगर जो अधिकांश इस मरुस्थल का, इस रेगिस्तान का जो एरिया है वो मंगोलिया में शामिल है। साथियों जो ये गोबी रेगिस्तान है एशिया का नंबर 1 है, एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, पूरे विश्व के रेगिस्तानों में, तो इसका 5वां स्थान आता है। दूसरी चीज यह साथियों, ये एक ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। यहां पर -40 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे चले जाता है। और साथियों इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए लूसी नाम
के अंतरिक्ष यान को 12 वर्ष के मिशन पर अक्टूबर 2021 में भेजा है। देखिए साथियों, ये पहले मैं जरा इस लूसी की बात करता हूं। सन 1974 में इथोपिया में, सन 1974 इथोपिया में इस स्थान पर साथियों मनुष्य के 32 लाख साल पुराने कंकाल की खोज की गई थी और उस कंकाल का जो नाम है वो रखा गया था लूसी, और उसी के नाम पर इस अंतरिक्ष यान का नाम रखा है जो नासा ने ट्रोजन शुद्ध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा है। अब किस ग्रह पर भेजा है, तो उस ग्रह की बात करो तो साथी वो ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर। इस मिशन को फ्लोरेंस स्थित कैंप केनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एटलस 5401 रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था। ये यहां पर जाकर साथियों रॉकेट के जरिए भेजा गया था। यहां पर जाकर साथियों ये बृहस्पति ग्रह के 8 शुद्ध ग्रहों की जांच पड़ताल करेगा और साथ ही साथ वहां जो उसमें जो चट्टानें अवेलेबल हैं, जो वहां पर चट्टानें हैं, उनका भी ये अध्ययन करेगा, क्योंकि ये चट्टानें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्हीं चट्टानों की वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ था, जिसकी वजह से ये जो रॉकेट जाने लग रहा है, ये जो यान जा रहा है, ये बृहस्पति के 8 शुद्ध ग्रह और चट्टानों, इन दोनों का ही कंप्लीट 12 साल तक निरीक्षण करेगा, जांच पड़ताल करेगा और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस आएगा, ताकि पता चल सके कि जो ग्रह हैं उनके निर्माण के पीछे असली कारण कौन है, ये इन चट्टानों ने किस प्रकार इन ग्रहों का निर्माण कर दिया था। तो साथियों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो साथियों हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, किस देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे उसमें श्री सुशील चंद्रा को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया था। जो उज्बेकिस्तान है साथियों ये एशिया के बिल्कुल मिड में है और ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, मतलब चारों तरफ जो भी है वो सारे के सारे समुद्र का कोई भी एरिया इसके चारों तरफ नहीं पड़ता है। और दूसरी जो बात है साथियों, इसकी जो राजधानी है वो है ताशकंद। इसकी जो राजधानी है साथियों वो है ताशकंद। और 1991 तक ये सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन 1991 के बाद सोवियत संघ से ये आजाद हो गया। और इसी के साथ साथियों हमारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा जो ये प्रयास चल रहा है आप तक एक अच्छी शिक्षा पहुंचाने का पसंद आ रहा होगा। और साथियों इसी के साथ मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूं। नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा।